हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। अब क्योंकि बोर्ड्स के बहुत करीब है हम लोग, तो बहुत जान जान लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और देखो, मैंने कई सारे वीडियोस डाले थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उनको आप किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक बना के प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी वाइज आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप केमिस्ट्री में बात करो तो आपके 4 चैप्टर हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स में से कार्बन एंड कंपाउंड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिजिक्स में बात करो, फिजिक्स में 4 चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अच्छा टॉपिक, अच्छा चैप्टर है, और ज्यादातर बच्चों को उसमें प्रॉब्लम भी होती है। इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, सर्किट डायग्राम सॉल्व करने को आते हैं। हर एक चीज आपको पता होगी तो ही आप इसका क्वेश्चन। और अगला जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 चैप्टर आपको बहुत ध्यान से करने हैं, और इसके एक एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। जो थ्योरी थ्योरी भी पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपको बेसिक थ्योरी पता होगी, उसी से 1-2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। तो चलो, एज आप देख रहे हो पीछे मेरे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत ध्यान से जो जो चीजें मैं बताऊंगी उसको सुनना, और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के नोट करो, क्योंकि आपका क्लासरूम नहीं है जहाँ कुछ छूट जाएगा, तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे अगर आपने कभी बहते पानी को देखा होगा, तो जो पानी बहता है उसमें वाटर में भी वाटर करंट होता है। वैसे ही दैट मीन्स कि अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा। तो जैसे हम कह सकते हैं कि एक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हों, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टॉर्च, जैसे टॉर्च है वो जलती है सेल, उसमें किस चीज से जलती है, सेल से। सेल क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। लेकिन टॉर्च कब जलता है, जब स्विच ऑन होता है। तो स्विच क्या है, स्विच मतलब वहां पे स्विच का क्या काम है, स्विच का ये काम है कि स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है, ठीक है, जिससे जो है करंट फ्लो हो पाती है। दैट मीन्स कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जो एक पाथ होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे चलिए कौन सा। तो देखो, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब मैंने आपको बताया कि करंट क्या है, करंट सिर्फ है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का कितना फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज चार्ज जब हम अभी जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, जब इलेक्ट्रिसिटी पहली बार मतलब लोगों ने डिराइव किया, तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते। तो उस टाइम हम ये कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। अब क्या है, कन्वेंशनली क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक। तो वही तो बात हुई, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होगा। यही तो कहा गया था कि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स कि दोनों बातें सेम है। कहने का मतलब है, जो अभी हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि जितना चार्ज जितने टाइम में फ्लो हो रहा है वो करंट है। तो हम करंट को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, चार्ज होता है क्यू और टाइम टी। तो देखो, उस हिसाब से मैंने लिखा, इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई जो है थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखो, मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी बनाया हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, दैट्स द बल्ब। ये एमीटर, एमीटर क्या करता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड इट इज ऑलवेज करेक्ट इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक। अब देखो, एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलॉम्ब होती है, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको एक्सप्रेस हम करते हैं एम्पियर में। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट का मैंने डायरेक्शन दिखा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ कहीं, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो इतना तो आई गेस समझ आओगे। देखो, ये जो छोटा सा ये जो फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू
अपॉन टी, या फिर लिख सकते हो Q इज इक्वल टू आई टी। ये जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन आता है, मतलब 1-2 मार्कर बन सकते हैं। तो आपको करंट दे रखा होगा और चार्ज दे रखा हो, तो पूछा जाएगा कितने टाइम में इतना चार्ज में इतनी करंट फ्लो होगी, या फिर हो सकता है आपको करंट दिया हो, टाइम दिया हो, चार्ज पूछा हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। इसको नोट कर लो एज इट इज। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर लिखा हुआ है, ताकि आप अपने भी नोट्स में इसको लिखो और जब रिवाइज करो तो आपको समझ आए। इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल वर्ड से क्या पता चलता है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। अगर आपसे कहा जाए आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी चीज में, तो ये वही चीज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो कभी भी जैसे अगर आपको कभी भी जैसे एक पाइप उससे आपको पानी पास करवाना, वो सेम लेवल पे हो, तो कभी भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। बट अगर वहां पे हाइट का डिफरेंस हो, या उसको कहते हैं प्रेशर का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, मतलब एक पाइप ऊपर है, उस नीचे पानी जाना, तो वो ऊपर से नीचे पानी फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस होगा ना, प्रेशर में डिफरेंस आएगा, जिससे कि वाटर आसानी से फ्लो करेगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के लिए, इफ देयर इज अ डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के लिए, या एक डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल में दोनों एंड्स पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वही लिखा है, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर देन इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, कुछ करंट ले जा रहे होंगे, तो कुछ करंट ले जा रहे मतलब कुछ काम कर, करंट ले जा रहे, दैट मीन्स एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है करंट को फ्लो कराने में वन पॉइंट से अदर पॉइंट में, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और वो उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक। और जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जितना वर्क डन हो रहा है और जितना वो चार्ज ले जा रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है, ठीक। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस अदर टर्म्स में वोल्टेज भी कह सकते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज। तभी तो मैंने कहा पोटेंशियल मतलब कितनी स्ट्रेंथ है ना, वैसे ही वोल्टेज कहते हैं कितने वोल्ट का है ये बल्ब, कितने वॉट का है बल्ब, है ना, जितना ज्यादा वॉट का उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा ग्लो करेगा। दैट मीन्स कि कितना पोटेंशियल, दैट्स वाई इसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया गया। यहाँ से एज सच इसमें कोई डेफिनेशन वाला नहीं, यही ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं भी कराती हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि आई दिया है 0.5 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा ये तो सॉरी, ये तो वो Q इज इक्वल टू आई टी वाला है, इसमें तो आराम से निकाल लोगे, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन अलग है। ये दिया हुआ हाउ मच, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज यानी कि Q की वैल्यू 2 कूलम, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसको किस चीज से डिनोट करते हैं, क्या दिया हुआ है, तभी आप क्वेश्चन करोगे। 2 कूलम हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, ठीक। तो आराम से क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक। तो आराम से निकाल सकते हो, देखो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना। तो देखो वर्क डन निकालना है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, है ना। V कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और ये दिया हुआ है 2 कूलम, तो 24 वोल्ट कूलम, इसको हम जूल, वोल्ट कूलम मतलब जूल, इतना जूल वर्क करा जाएगा। समझ आया, विजिबल है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ, आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के एग्जाम के टाइम में ओम्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 2 मार्क्स में उसकी आपको डेफिनेशन लिखने को आए या फिर उसका न्यूमेरिकल है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो देखो ओम्स लॉ कुछ नहीं, सबसे इजी है ओम्स लॉ। देखो इफ current I flowing in a metallic wire and the potential difference across the end of metallic wire is directly proportional to the current flowing through it, लेकिन
प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही। ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो ऑब्वियसली जितना काम होगा उतना ही, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही काम होगा, या उल्टा कह लो। तो बात तो वही है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही करंट होगा। तो देखो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो v ये इधर आके अपॉन में आ गया, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट जो हम लगा रहे हैं वो है r, ये है r। तो v इज इक्वल टू आई आर, और r जो कांस्टेंट है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। अब इसको आप v अपॉन v इज इक्वल टू आई आर को आप v अपॉन आर इज इक्वल टू आई भी कह सकते हो, या v अपॉन आई इज इक्वल टू आर भी कह सकते हो। ये तीनों है। अब उस टाइम पे कि आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से आप फॉर्मूले का यूज करोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स, देखो अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। और अभी मैं आपको वो डायग्राम्स बताऊंगी कि बैटरी का क्या होता है, रिहोस्टेट का क्या होता है, ओपन की का डायग्राम क्या होता है, क्लोज की का डायग्राम क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या साइन होता है, एमीटर का क्या साइन होता है, वोल्ट मीटर क्या। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उसका भी वो बनाऊंगी, वो भी आप देख लेना। वैसे आपकी बुक में बना हुआ है, वहां से भी आप लर्न कर सकते हो, बट देख लेना, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले, फिर उसके बाद बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यूनिट्स के बारे में। अभी हमने यहाँ लिखा था v इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है क्या होता है, वोल्ट। करंट का पता है क्या होता है, एम्पियर, है ना। यहाँ जो ये r होता है रेजिस्टेंस, इसका क्या होगा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो यानी कि जो साइंटिस्ट उसी के नाम पे, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक। और जिसको हम डिनोट करते हैं इससे, ये होता है ओम, याद रखना ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि अगर, अभी मैं जब बताऊंगी तब समझ जाओगे, अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, या क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी टाइप के क्वेश्चन, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सीधा मैं यहाँ लिख रही हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा चलो लिखा रहने दो। देखो यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। और अब देखो ये जो होता है डायरेक्टली टू एल बाई ए होगा, ठीक। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रो, रेसिस्टिविटी। ये है रो, इसको बोलते क्या है, रो। एंड वैसे रेजिस्टिविटी होता है, ठीक। और ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। और ये ए जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखो, अब आप कह सकते, मैं एक चीज बताती हूँ अगर आपको अब तक नहीं पता। देखो जैसे जब ये हम ये फॉर्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसमें एक चीज जो भी ऊपर ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है r बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, एल भी बढ़ेगा। r दोगुना होगा तो ये रो की बात करेंगे वो भी दोगुना ही होगा, एल की बात करेंगे वो भी दोगुना ही होगा, ठीक। ये जो एरिया है ये 1 अपॉन है, ये रेजिस्टेंस जो है ये 1 अपॉन है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। कहने का मतलब है जो सामने सामने है वो सेम इम्पैक्ट करेंगे, जो अपॉन में आता है ये हमेशा होता है प्रोपोर्शनैलिटी वाले में, जो सामने सामने होता है वो डायरेक्टली इंक्रीज करता है, इसलिए कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली बढ़ता है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो इनवर्सली, ठीक है। तो इस केस में ये चीज होता है, इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली बढ़ रहा है और ये इनवर्सली बढ़ रहा है। तो सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर मैं कहूँ कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस ट्वाइस या 2 times, तो हाउ रेजिस्टेंस विल बी अफेक्टेड, या हाउ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज 2 times, ओके। इफ द, देखो क्या है, इफ लेंथ इज ट्वाइस, है ना, मैंने कहा लेंथ ट्वाइस हो जाती है। अगर लेंथ ट्वाइस हो जा रही है और क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इन दैट केस रेजिस्टेंस आल्सो बिकम ट्वाइस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। बट
इफ इन केस मैं कह रही हूँ एरिया टॉइस होता है, एरिया टॉइस होगा, तो अगर आप देखो, अगर डायरेक्टली देखो, अगर एरिया हमने टॉइस किया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपॉन 2 हो रहा है? उस केस में रेजिस्टेंस हाफ हो जा रहा है। एरिया टॉइस रेजिस्टेंस हाफ, लेंथ टॉइस रेजिस्टेंस भी टॉइस। समझ आया? इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। 2 कंडक्टर दिए होंगे, फिर उसमें आपको अरेंज करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आएगा। देखो थ्योरी वाला पार्ट मैंने बता दिया, इसका भी न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। देखो थोड़ा थोड़ा कवर करें ताकि बहुत ज्यादा आपको ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो गया, आप बोर हो रहे हो और जबरदस्ती लेक्चर चल रहा है, पढ़ रहे नहीं हो, दैट्स वाई मैं थोड़ा थोड़ा सा कवर करूंगी। आई होप इतना समझ आया होगा, इसको नोट कर लेना। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आएगा 2 या 3 ही नंबर में से, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक पार्ट 2 नंबर वाला ये भी, तो 5 नंबर में 2 नंबर तो वैसे ही चले गए हैं ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक।